अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। डी पार्ट में वो क्या कह रहा है हमें? डी पार्ट में वो कह रहा है ऑन फिगर नंबर 2.2 स्केच द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एक्स विद टाइम टी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 160 मिली सेकेंड। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क क्वेश्चन है। वो हमेशा आपको क्या करेगा, एक जो ब्लॉक होगा ना, दो ब्लॉक्स उसने दिए होंगे आपको, एक ब्लॉक्स का जो भी मोमेंटम होगा वो आपसे उसका उसने ग्राफ बनाया होगा, और वो कहेगा इस ग्राफ को देखते हो आपने क्या करना है, आपने दूसरे ब्लॉक का भी मोमेंटम फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपने रिमेंबर करना है, आपने चीज़ याद रखनी है कि इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। जितनी भी आपके पास यहाँ पे इन रियल लाइफ भी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती है ना, उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि आपके पास हमेशा कौन सी चीज़ लग रही होती है, आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ब्लॉक एक्स से आपके पास ब्लॉक एक्स अगर हिट करता है ब्लॉक वाई को, तो जितनी फोर्स ब्लॉक एक्स लगा रहा है ना ब्लॉक वाई को, उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक वाई लगा रही है ब्लॉक एक्स के ऊपर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बारे में वो एक थ्योरी का क्वेश्चन भी बड़ा वो फेमस क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे थोड़ा सा इसको करने दो यहाँ पे। इसका एक वो भी मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, इसका किस तरह आंसर करें। अच्छा, इसका ना बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, और इसमें वो थ्योरी में भी आपसे पूछता है। वो क्वेश्चन वो ये करता है आपसे कि यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ आप डिस्क्राइब करो कि जो दो बॉल्स हैं आपके पास उनके दरमियान मोमेंटम हो रही है, वो किस तरह उनके ऊपर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसमें इस तरह आपने क्या करना है, आपने रिमेंबर करना है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कि जो भी आपके पास मोमेंटम होता है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, वो किसके इक्वल टू आ जाता है, फोर्स के इक्वल टू आ जाता है। ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है, और इस इक्वेशन से आपने वो अपना आंसर लिखना है। और आंसर आप किस तरह लिखोगे, आंसर आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग, वो बेसिकली आपसे पूछता है कि अगर आपके पास लेट से दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, एक आपके पास ब्लॉक एक्स है और एक आपके पास ब्लॉक वाई है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन ये होगा एग्जामिनर का कि वाई इज़ देयर मोमेंटम इक्वल, और ये आपके पास 4 मार्क्स का आराम से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 से 3 मार्क्स का। तो 3 से 4 मार्क्स का वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और ये थ्योरी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर हर बार इसको पूछता है। तो ये वाला अगर आपने बताना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने आंसर करना है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट या ब्लॉक्स, ऑब्जेक्ट स्लैश ब्लॉक्स कर लो, अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ये जो अभी आपने स्टेटमेंट लिखी है ना, इसके आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ आपने मेंशन कर दिया, वो आपको 1 मार्क दे देगा, और फिर आपने ब्लॉक्स का मेंशन कर दिया क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पे लगा रहे हैं, तो एक और आपको मार्क्स यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा। तो इसमें अब मुझे थोड़ा सा इसको सेट करने दो। अच्छा तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या लिखना है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट अप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज और नीचे, तो इसकी आपने बात कर ली कि जितने भी फोर्सेज वो लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर वो इक्वल है और ऑपोजिट है। तो ये बात आपने कर ली। फिर आपने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखना है कि टाइम फॉर द कोलिजन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, टाइम फॉर द कोलिजन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये आपके पास इसका सेकंड मार्क आपको मिल जाएगा। फिर आपने थर्ड पॉइंट एक लिख लेना है, सिंस फोर्सेस एंड टाइम आर इक्वल स्लैश कांस्टेंट, देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, देन अकॉर्डिंग टू मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ फार्मूला को, देन अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, momentum is also equal and opposite।
तो ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है। इसमें पहला पॉइंट हमने क्या कर लिया, हमने बेसिकली इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ किया, जो ऊपर फार्मूला आ रहा है ना, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, इसको यूज़ किया हमने और एग्जामिनर को हमने प्रूफ करवाया कि जो मोमेंटम आ रहा है हमारे पास वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। प्रूफ हमने इसलिए करवाया, पहला पॉइंट हमने मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं तो वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमने कह दिया कि टाइम फॉर कोलिजन इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास फोर्सेस तो कांस्टेंट रहेगी न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक, जो टाइम है टाइम कांस्टेंट ही रहेगा। जो भी कोलिजन का टाइम हो रहा है, ब्लॉक एक्स भी उतना टाइम फेस कर रही है और जो ब्लॉक वाई है वो भी उतना टाइम फेस कर रही है कोलिजन के लिए। तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोलिजन हो रही है वो एक ही टाइम पर हो रहा है, वो दोनों एक ही टाइम रिक्वायर कर रही है कोलिजन के लिए। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया फार्मूले से कि जारी सी बात है अगर इस फार्मूले के अंदर हमारे पास फोर्स भी कांस्टेंट है, फोर्स भी इक्वल है और जो टाइम है वो भी इक्वल है, तो जारी सी बात है फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है जो कि मोमेंटम है, तो वो भी फिर इक्वल ही होगी। तो हमने इस फार्मूला के थ्रू बता दिया कि क्योंकि हमारे पास फोर्सेस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब जारी सी बात है फिर जो बेचारा मोमेंटम रह जाता है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स का, जो कि हमने यहाँ पे इस तरह करके प्रूव करवा दिया। तो इसको याद रखना, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन को। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे अभी पूछ लें। अच्छा, अब उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसने ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या है, ऑन फिगर नंबर 2.2 स्केच द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एक्स विद टाइम टी फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू टाइम टी इज इक्वल टू 160। बेसिकली उसने क्या किया हुआ है, ब्लॉक वाई का उसने ग्राफ बनाया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने ब्लॉक एक्स का यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करना है। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी मोमेंटम का ग्राफ आता है ना, मोमेंटम का ग्राफ हमेशा किस तरह आता है, इक्वल एंड ऑपोजिट आता है। आपका जो ये उसने ब्लॉक वाई का ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है उसका एग्जैक्टली जो इन्वर्स बन रहा होगा ना, इन्वर्स वाला ग्राफ आपके पास ब्लॉक एक्स का ग्राफ बनेगा। चाहे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे उसने आपको कोई दो कार्स दी हो सेपरेटली, वो कह रहा हो कार ए का ये वाला ग्राफ है और आपने कार बी का ग्राफ बनाना है, तो जो भी कार ए का ग्राफ बन रहा है आपने उसका एग्जैक्ट इन्वर्स अगर बना दो ना उस ग्राफ का, तो आपके पास कार बी का ग्राफ आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी थ्योरी में भी देख लिया कि जो भी हमारे पास मोमेंटम आ रहा है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। तो जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जिनके दरमियान कोलिजन हो रही होती है, तो उनके दरमियान जो भी मोमेंटम होती है वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही होती है, एज लॉन्ग एज देयर आर नो रेजिस्टिव फोर्सेस। तो जो हम ब्लॉक एक्स का यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगा। तो इसमें क्या करना है हमने इसमें हमने देखना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे चीज़ नोटिस करनी है। उन्होंने हमें कहा था कि इनिशियल मोमेंटम जो था ब्लॉक एक्स का वो कितना था, 0.40 था। तो हमें पता है कि टाइम 0 पे हमारे पास जो भी मोमेंटम था ब्लॉक एक्स का वो कितना था, 0.40 था। तो 0 और 0.40 पर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक मार्क बना दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कहूँगा एक्स हैज़ 0.40 मोमेंटम। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब थोड़ी देर बाद अब वैसे इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ, और कब तक ये मोमेंटम रहेगा। अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि जो भी ब्लॉक वाई का ग्राफ है ना उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनेगा ब्लॉक एक्स का ग्राफ। तो अगर पहला पॉइंट इसका यहाँ पर आ गया ना, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लॉक वाई का ग्राफ देखो तो वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है 60 तक, क्योंकि कोलिजन नहीं हो रही इस पॉइंट तक। तो यहाँ से लेके 60 तक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रफ ग्राफ बनेगा क्योंकि मुझे इतना यहाँ पे सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्लॉक एक्स का हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन जाएगा। इस पॉइंट तक उसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज ये आपके पास कोलिजन से बिफोर वाला पार्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह की एक स्लांट लाइन बनानी है, लेकिन जो स्लांट लाइन हम बनाएंगे हम इसको इस तरह करके नहीं बनाएंगे, हम इसको इस तरह करके बनाएंगे ताकि इसका इन्वर्स बन जाए, ऑपोजिट बन जाए। तो हमने करना क्या है, अब इसके हमने बॉक्सेस गिन लेने कि ये वाला जो हमारे पास स्लांट लाइन आ रही है मोमेंटम की, उसके कितने बॉक्सेस हैं। तो इसको अगर हम नीचे से गिनना शुरू करें तो ये 1 बॉक्स है हमारे पास, और जो ऊपर यहाँ तक आ रहा है ये सेकंड बॉक्स है, यहाँ पर हमारे पास आ गया थर्ड बॉक्स, यहाँ पर आ गया फोर्थ बॉक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ गया फिफ्थ बॉक्स। मतलब यहाँ पे कितने, ये जो लाइन हमारे पास आ रही है कितने बॉक्सेस वो ले रही है, 5 बॉक्सेस ले रही है। तो इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने नीचे करके 5 बॉक्सेस को कवर करते हुए एक और स्लांट लाइन हमने क्रिएट करनी है, और वो कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी। तो अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएं तो यहाँ पे हम किस तरह बना सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये जो 0.10 आ रहा है हमारे पास, एंड हमने 100 पे ही करनी है, क्योंकि जो ऊपर वाला हमारे पास स्लांट लाइन है ब्लॉक वाई की वो भी 100 पे एंड हो रही है। तो अगर यहाँ से हम शुरू कर दें ना और इन दोनों लाइंस को हम मिला दें तो हमारे पास थोड़ी सी गलत बन रही है, इसको मैं देख लेता हूँ। तो इस तरह करके बेसिकली हमारे पास बनेगी। अब इनके भी ब्लॉक्स अगर गिन लो ना, तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है आपके पास नंबर 1 ब्लॉक बन गया, ये नंबर 2
ये नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो आपके पास 5 लाइन जितनी सेम लाइन आपने नीचे क्रिएट कर दी। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, ये ग्राफ आपने क्रिएट करना होगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। समझ आ रही है अभी तक चीज़ें सबको? सर इसके अंदर -0.4 नहीं लेंगे? -0.4 नहीं, -0.4 हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इसकी लेंथ को लेके करना है। अब ये वाली जो हमारे पास ग्राफ आ रही है ना, ये 5 बॉक्सेस, वर्टिकल बॉक्सेस के ऊपर कवर हो रहा है। तो अगर 0.4 तक ले लेंगे ना, तो वो 5 6 7 8, तो वो 8 बॉक्सेस के ऊपर पूरी हमारी स्लांट लाइन आ जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमने ये भी देखना है कि जो भी हम यहाँ पे चीज़ बना रहे हैं ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। वरना हमारे पास वो जो मोमेंटम, जो हमने नीचे थ्योरी लिखी थी कि मोमेंटम मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, वो वाली चीज़ गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें भी हमने देखो ये जो लाइन बनाई थी ना पहले पार्ट में, जैसे हमने ये वाला पॉइंट डिफाइन कर लिया, ये कितने बॉक्सेस पे आ रहा था, 1 2 3, 3 बॉक्सेस पे ये वाली स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो जो ब्लॉक एक्स का भी ग्राफ है वो भी हमने 3 बॉक्सेस पे बनाया। तो इन चीज़ों को देखना होता है कि मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट रहे आपका। ग्राफ आपने ऑपोजिट बनाना है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ बन गया इस तरह। अब हमने क्या करना है, बस जो लास्ट हमारे पास लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो हमने कंटिन्यू कर देनी है यहाँ 160 तक। तो ये वाली जो लाइन है ये आप इस तरह करके यहाँ तक कंटिन्यू कर दो और आपके पास ये ग्राफ फिर क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो मैंने यहाँ पे अभी भी ग्राफ बनाया, ये आपके पास किसका ग्राफ बन गया, ब्लॉक एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो मुझे अभी बता दो। तो इस तरह आपने ग्राफ करने हैं। अब लिटरली जितने भी आपके पास डायनेमिक्स के क्वेश्चन आएंगे ना इस तरह के, और बहुत ज़्यादा उसने ग्राफ्स आपको इस तरह के टेस्ट करने हैं, हमेशा आपने सेम मेथड से करना है, सेम ट्रिक से करना है। यही मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का, और कोई इसके अलावा मतलब मेथड नहीं है। आपने जो भी ग्राफ आप बना रहे हो आपने उसका इन्वर्स बनाना है, और आपने थोड़ा सा ना अपने दिमागी प्रेजेंस से आपने चीज़ करनी है। आपने देखना है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले ग्राफ को समझा करो, फिर जिस तरह मैंने यहाँ पे डिटर्मिन किया था कि ब्लॉक एक्स की इनिशियल वेलोसिटी 0.4 थी, तो मैंने 0 सेकंड पे मैंने 0.4 लगा लिया। इस बारे में अगर मुझे ना पता होता तो मैं ग्राफ कभी कर ही नहीं सकता था। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमने ग्राफ इक्वल एंड ऑपोजिट तो बनाना है, लेकिन कहाँ पे बनाना है, क्या हमने लाइन इस तरह बनानी है, यहाँ पे बनानी है? तो ये मुझे पता कैसे चला कि कहाँ पे बनानी है, कि मुझे पता था इनिशियल मोमेंटम उसका कितना था, 0.4 था। तो मैंने 0.4 वाला पॉइंट बना लिया और इस पॉइंट से मैंने सारा अपना काम किया फिर दोबारा। तो एक पॉइंट बस मुझे चाहिए था और उस एक पॉइंट से मेरा सारा काम हो गया। तो थोड़ा सा यूज़ भी करना पड़ता है। हर जो डिफरेंट सिनेरियोज वो देगा ना एग्जामिनर, डिफरेंट होंगे, हर किसी में अलग अलग वैल्यूज़ आ रही होंगी, अलग अलग चीज़ आ रही होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मेथोडोलॉजी सेम होगी। तो इस तरह ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो इनको गौर से देख लेना इन ग्राफ्स को, ये वाले इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं और बार बार एग्जामिनर टेस्ट करता है। 3 मार्क का उसने ग्राफ दिया। तो ठीक है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, क्लास मैं थोड़ी सी एक्सटेंड ही कर लूँगा आज। हैं? सर रिकॉर्ड हो रही है ना? हम्म, ये नीचे क्या हो गया? सर जी बाद में सुन लेंगे। क्या करते हो फहद? फहद बाद में कोई नहीं समझ आनी। अगर अभी नहीं ना तुम्हें समझ आएगी, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो बाद में कुछ भी नहीं होना। लेक्चर्स तो बड़े टीचर्स के पढ़े हैं यूट्यूब के ऊपर। सर हो जाएगा, टेंशन नहीं हुआ। नहीं तो मैं टेस्ट दे के बताऊँगा। अच्छा, एक मिनट मुझे तो वन नोट थोड़ा सा करते सर हुए। टेस्ट की बात करके दिल तो हो गया सर। हसीब नहीं है क्लास में? फहद ज़रा हसीब को मैसेज करो।
सर वो कह रहा है उसकी कॉल आई हुई है। हैं तो कॉल आके क्लास छोड़नी थी उसने, क्या करता है ऐसे? क्या होता है मोबाइल पे अगर कॉल आ जाए तो क्लास लीव करनी पड़ती है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन विजिबल है सबको, नज़र आ रहा है? कंफर्म कर दो एक दफ़ा। बच्चों नज़र आ रहा है क्वेश्चन सबको? हाँ है सर। अच्छा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अब देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, दी शेल लीव्स द कैनन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 and reaches maximum height at time t is equal to t. On figure number 2.1, sketch the variation with time t of the velocity v of the shell from time t is equal to 0 to time t is equal to capital T. Numerical values of v and t are not required. अच्छा अच्छा, इसमें वो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे उसने एक हमारे पास वो शेल दिया हुआ है और वो क्या कर रहा है, एक कैनन को लीव कर रहा है। और कब लीव करता है? एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 लीव करता है, और वो मैक्सिमम हाइट पहुँचता है उसका टाइम इज़ इक्वल टू t पर पहुँचता है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू हमने उसका एक ग्राफ यहाँ पे क्रिएट करना है। जी फात बताओ। फात कोई क्वेश्चन है? सर मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है सर। ठीक है, फिर आपने देख रिकॉर्ड लेना, किया है, मैं देख लूँगा। लेकिन फिर देख लेना ज़रूर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे होगा क्या कि जब टाइम हमारे पास 0 आ रहा है। ओके सर, ना समझ आई सर जी, टेंशन नहीं। ठीक है। अच्छा, होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ बन रहा होगा, क्योंकि एक कैनन से हम यहाँ पे लीव करवा रहे हैं बॉल को, तो एक पैराबोलिक पाथ बनेगा। और जो पैराबोलिक पाथ होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास होती है चीज़, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब भी कोई चीज़ कैनन से लीव करती है वो किसी एंगल पे लीव करती है, तो जो भी चीज़ एंगल पे लीव कर रही है ना, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू गो थ्रू कर रही है। और हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो भी वेलोसिटी आ रही है उसकी, वो हमने वेलोसिटी यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि होता क्या है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो उसके ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी एक्ट कर रही होती है। उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्ट करता है और एक वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्ट करता है। वर्टिकल वेलोसिटी का जो यहाँ पे कंपोनेंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वो इस पॉइंट पे हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे वी वाई है, वो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होता है। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट पहुँचता है, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास पॉइंट ज़ीरो होगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। और जैसे ही हमारे पास टाइम यहाँ पे टी आ जाएगा, मतलब उसने मैक्सिमम हाइट अपनी रीच कर ली है, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो दिस वुड बी सर दोबारा शेयर करेंगे स्क्रीन, वो एक मिनट शो नहीं हो रही सही। करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बता देना अगर शो हो रही है सही। जी हो गई अब। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, बस यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन था। जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है ना, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। और जैसे ही हम मैक्सिमम हाइट पे पहुँचते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका ग्राफ हमने इसी तरीके से बनाया था कि टाइम ज़ीरो पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम भी आपने कोई भी वेलोसिटी ले सकते हो, आप यहाँ पर भी ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने ऊपर ले ली क्योंकि मैक्सिमम है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबल मैंने कंसिडर कर ली। फिर जैसे ही हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आएगी, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। और टाइम टी पे मैक्सिमम हाइट आ रही है, तो टाइम टी पे हमने वेलोसिटी को कर दिया ज़ीरो वाला पॉइंट। तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें अगर बिल्कुल एंड से स्टार्ट हो रही है तो मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए थी ग्राफ में। अगर बिल्कुल एंड से स्टार्ट होगी
वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो यहाँ पे पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स यहाँ पे आप अपने से ज्यूम कर सकते हो। आप यहाँ पे ज्यूम कर सकते हो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये आपकी जम्पशन है। हो सकता है यहाँ पे पॉइंट्स इस तरह यहाँ पे आपके पास आ रहा हो 1 पॉइंट आ रहा हो, यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। ये हमें पता नहीं यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। अगर आपके पास मैक्सिमम जो भी वेलोसिटी आ रही है वो लेट से 2 के इक्वल है, तो आप कंसिडर कर लो ये वाला पॉइंट 2 है। अगर आपके पास मैक्सिमम हाइट आ रही है लेट से 4 आ रही है, तो आप एज्यूम कर लो कि ये वाला पॉइंट 4 है। तो आपने ग्राफ को मार्क नहीं करना, वो एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि आपने वो एजम्पशन वो खुद से वो बनाएगा। यहाँ पे उसने लिखा भी हो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना हमारे पास वी एंड टी की, वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस वो आप खुद से डिटर्मिन कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। आपने जहाँ पे Vx लिखा हुआ है, ये जो ड्रॉ किया है, यहाँ जी, पे मैक्सिमम, यहाँ पे क्या कह रही हो? जहाँ Vx है यहाँ पे मैक्सिमम है वेलोसिटी। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम है? वर्टिकल वाली मैक्सिमम। तो हमने वर्टिकल के रिस्पेक्ट से हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। अगर यहाँ तो फिर वो 0 होना चाहिए था। नहीं, ज़ीरो नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का रूल होता है ये कि जब भी आपके पास कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है ना, जब जर्नी से टाइम ज़ीरो है, तो टाइम ज़ीरो पे आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो हमेशा मैक्सिमम, और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आगे वो क्या करती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये होता है कि जब आपके पास स्टार्ट हो रही है ना जर्नी, तब आपके पास जो भी वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो आपके पास हमेशा मैक्सिमम होती है, और जो मैक्सिमम हाइट होती है उस पर आके वो क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये यहाँ पे मेरे पास वैसे ग्राफ भी पड़ा होता है, अगर मैं निकाल लूँ अभी काइनेमेटिक्स में। जब जब Vy पे जाती है तो हॉरिजॉन्टल वाली सबसे ज्यादा होती है। नहीं, देखो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन थी, ये अब थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सी लग रही है, मेस्ड लग रही है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ, बल्कि दोबारा से मैं प्रोजेक्टाइल मोशन समझा देता हूँ। होता क्या है, हमारे पास इस तरह करके जो जर्नी हमारे पास बन रही होती है ना, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से लेट से हमने अज्यूम कर लिया कि एक बॉल लीव कर रही है, और किस स्पीड पे लीव कर रही है, स्पीड v पे। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा आपका vx वाला, और एक कंपोनेंट आपका बनेगा vy वाला। अब इसके अंदर रूल ये होता है, रूल हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, उसके अंदर vx की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। टाइम ज़ीरो पर भी कांस्टेंट है, एंडिंग पर भी कांस्टेंट है, मैक्सिमम हाइट पर भी कांस्टेंट है। लेकिन जो हमारे पास vy आती है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहती। और रूल हमने ये पढ़ा था कि वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है टाइम ज़ीरो पे वो मैक्सिमम होती है, और जो हमारे पास ये वाली हाइट होती है यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और जब एंड हो रहा होता है ना हमारे पास जर्नी, एंडिंग पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो मिनिमम होती है। तो अगर इसको मैं डाटा से यहाँ पे लिख लूँ, तो अगर आपके पास यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू थी वो पहले कितनी थी, +10 थी यहाँ पे, तो ये आपके पास मैक्सिमम थी। यहाँ पर आके ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पर आके कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। अब एक और भी यहाँ पे ये रूल ये है कि अगर आपके पास पहले जितनी वैल्यू आ रही है ना मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी की, उतनी ही वैल्यू आपके पास मिनिमम वाली वैल्यू भी होगी, लेकिन उसके साथ बस नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बस ये आपके पास होगा। अगर जो आपके पास पहली स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी वो लेट से आपके पास थी 50 थी, तो आपके पास जो एंडिंग वाली वैल्यू की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -50 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू आपके पास हो जाएगी -50। तो ये आपके पास ये कॉन्सेप्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब क्लियर है था ये बात? जी सर। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये क्या किया, जो वर्टिकल वेलोसिटी टाइम ज़ीरो पे आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, और जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पहुँच गई है तब ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह हमने किया। अगर वो आपको लेट से अलग क्वेश्चन में कहता, और इसमें अब वो कहता आपने क्या करना है, आपने हॉरिजॉन्टल के पर्सपेक्टिव से बनानी है। तो हॉरिजॉन्टल हमने क्या बात की थी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो उसमें आप इस तरह करके लिख सकते थे, आप ये वाला पॉइंट ले लेते और इस वाले पॉइंट को आपने इस तरह कांस्टेंट ले लेता, मतलब जो भी आपके पास वेलोसिटी आ रही है वो आपके पास कांस्टेंट रह रही है। तो एक्स एक्सिस में आपका जो ग्राफ बनना था वो इस तरह बनना था, एक्स एक्सिस कह रहा हूँ बल्कि एक्स वी एक्स के केस में, तो ये वी एक्स के केस वाला ग्राफ है, और ये वी वाई के केस वाला ग्राफ है। तो इस तरह आपके पास ये दो ग्राफ्स बन सकते थे, दोनों तरह से वो पूछ सकता है आपको। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा
अच्छा, ये एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये इसमें उसने क्या किया हुआ है, इनिशियली उसने यहाँ पे दो रैम्प्स बनाई है, रैम पी है और रैम क्यू है। और रैम पी से क्या कर रहा है, एक कार लीव कर रही है और वो कहाँ पे जाती है, रैम क्यू के पास जाती है। और यहाँ पे उसने जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि अगर जो हमारे पास यहाँ पे रैम क्यू है उसको हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये जो ग्राफ बनता है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पे उसने वी वाई बनाया है तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वेलोसिटी हमने ग्राफ बताना है, तब हमारे पास सिनेरियो क्या बनेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है, और क्वेश्चन भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है रैम क्यू इज़ रिमूव, द कार अगेन लीव्स रैम पी, इसको लीव करती है एज इन बी एंड नाउ लैंड्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। The car leaves ramp P at time t is equal to 0 and lands on the ground at time t is equal to t। तो हमारे पास यहाँ पे ये कब आती है ग्राउंड के ऊपर, टाइम इज इक्वल टू टी पर आती है। अब वो कह रहा है ऑन फिगर नंबर 1.2 स्केच द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई ऑफ द कार्स वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वी वाई एंड टी आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे हमने ग्राफ को इस तरह लेबल नहीं करना कि ये 0.1 है ये 0.2 है, लेबल नहीं करना, हमने अपने से अज्यूम करनी है चीज़। तो ये इस चीज़ का मतलब होता है बेसिकली, जब वो कहते हैं ना न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वी वाई एंड टी आर नॉट रिक्वायर्ड, तो आपने ग्राफ को के अंदर स्केलिंग नहीं करनी होती, तो स्केलिंग के बगैर आपने ग्राफ बनाना होता है और ये आसान होता है। अच्छा, अब होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो रही है यहाँ पे दोबारा, जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, तब हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मैक्स होती है, और जो हाईएस्ट हमारे पास पॉइंट होता है इसके ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। और जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, उसके ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो ये आपके पास तीन सिनेरियोज होते हैं वर्टिकल वेलोसिटी के। अब उसने यहाँ पे आपको अजम्पशन क्या दिया, उसने आपको सिनेरियो क्या दिया कि जो रैम क्यू है ना ये आपने रिमूव कर दिया। अब रैम क्यू को अगर हम रिमूव करेंगे तब हमारे पास क्या चेंज आएगा, होगा ये बेसिकली कि अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये समझना है आप लोगों ने हो किस तरह है। इसको दोबारा से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसके थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। अब हो क्या रहा है, जो इनिशियल हमारे पास सिनेरियो था ना वो ये वाला हमारे पास सिनेरियो था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा अब इसको देखो, जो इनिशियल सिनेरियो ना आपके पास जो जर्नी स्टार्ट हो रही है प्रोजेक्टाइल की वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से आपके पास जर्नी स्टार्ट हो रही है, और इस पॉइंट पे आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी है, 5.5 है आपके पास वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि होता क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, कि ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है इसके ऊपर आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम होती है, और टाइम के साथ वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। लेट्स से अगर आपके पास जो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था इसके ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव 50 थी ना, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी लेट्स से -40 भी नहीं बल्कि पहले ही होगी -40, इस पॉइंट पे -40 होगी, इस पॉइंट पे -30 होगी, इस पॉइंट पे -20, इस पॉइंट पे -10, और फाइनली इस पॉइंट पे आगे 0 हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ गई। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगी, अब ये पॉजिटिव आना था यहाँ पे, सॉरी क्योंकि नेगेटिव हो रही है, अब 0 आ गई आपके पास, तो जब जैसी 0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा तब आपके पास हो जाएगी -10, -20, -30, -40 ऑल दी वे टू -50। तो इस तरह जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना आपके पास वो इस तरह बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर चेंज करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस सिनेरियो के अंदर कि जो आपने यहाँ पे ये ग्राफ आपने स्टार्ट किया, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जर्नी है वो आपने किस पॉइंट से स्टार्ट किया, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, हमने यहाँ इस पॉइंट के बजाय हमने उसको इस पॉइंट से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा कि इस पॉइंट के ऊपर जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी वर्टिकल वाई की वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास दो चॉइस थी आपके पास चॉइस थी कि आप इसको यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो या आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो। हमने किस पॉइंट से स्टार्ट किया, हमने इस वाले पॉइंट से जर्नी को स्टार्ट किया, और इस वाले पॉइंट पे हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, +20 है, कम वैल्यू। तो इसका मतलब है ओरिजिनल केस में जब हमारे पास यहाँ पे अगर +20 की वैल्यू तो वो जब यहाँ पर आता है एंड पे तब उसकी वैल्यू क्या होती है, -20 होती है। लेकिन अगर आप रैम क्यू को रिमूव कर दो तो वो फिर आपके पास जर्नी यहाँ पर आके एंड होगी, और अगर वो नीचे तक जा रही है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू -50 होगी। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे सिनेरियो में, रैम क्यू अगर हम रिमूव कर देना तो हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू वो ज़्यादा हो जाएगी, ये हमने अज्यूम करना है। अगर रैम क्यू हमारे पास है उस केस में क्या हो रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम है, क्योंकि वो उसकी जर्नी ऊपर को ख़त्म हो रही है, उसकी जर्नी लेट स्टार्ट हुई है और जल्दी एंड हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी कम है। लेकिन अगर रैम क्यू हम रिमूव कर देते हैं तो वो नीचे तक जाती है, और वो नीचे तक एक ज़्यादा स्पीड से जाती है।
तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी हम एज्यूम करेंगे वो ज़्यादा होगी। एज्यूम भी क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ज़्यादा नीचे तक आपकी जर्नी जा रही है तो वर्टिकल वेलोसिटी भी ज़्यादा नेगेटिव में जाएगी। तो इसका मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, नेगेटिव में ज़्यादा होगा। तो ये हमने यहाँ पे अजम्पशन करनी है। ये चीज़ अगर किसी को ना समझ आई तो मुझसे दोबारा पूछो, क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर नहीं समझ आ रही ये चीज़ तो फिर मसला है, तो इसलिए पूछो अगर इस पर कोई क्वेश्चन है। बात ये हुई थी कि रैम क्यू के साथ जो आपके पास एंडिंग वाली वेलोसिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन रैम क्यू को रिमूव कर दो तो एंडिंग वाली वेलोसिटी का जो आपके पास मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा है। इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से भी देख सकते हो कि जाहिर सी बात है, अगर आपने रैम्प लगाया हुआ किसी चीज़ के आगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन आप रैम्प को रिमूव कर दो तो वो ज़्यादा नीचे जाएगी, एकदम से चीज़ ज़्यादा नीचे जाएगी। और अगर ज़्यादा नीचे वो ट्रैवल करी तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। ऑल्दो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का जो साइज़ होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हो कि अगर इसको डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से हटाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखें, तो एक पेन है, मैं उसको एक बंदा है वो एक स्टोरी से छलांग मारता है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो कम स्पीड से नीचे गिर रहा है। लेकिन यही वो 3 स्टोरीज या 4 स्टोरी से नीचे गिरता है तो वो डेफिनेटली मर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है वो ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। तो अगर कोई बंदा ज़्यादा ऊपर ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी ज़्यादा वेलोसिटी रीच होती है। अगर वो यहाँ से पास ही कहीं से जंप लगाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर रैम की हमने रिमूव कर दिया तो वो ज़्यादा नीचे गाड़ी जाती है, और ज़्यादा नीचे अगर गाड़ी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का ज़्यादा होगा। तो ये बात क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछो। और इसको थोड़ा सा, ये जो डायनेमिक्स वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया प्रोजेक्टाइल का, इससे भी रिलेट करके थोड़ा सा दिमाग में सोचो। अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है, सवाल आ रहा है तो मुझसे भी पूछो, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए आपसे। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ कोई कन्फ्यूजन? सर स्पीड तेज होगी तो वो नेगेटिव होगा उसका वेलोसिटी। हाँ, स्पीड देखो हमारे पास हो क्या रहा है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो ग्रेटर हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा नीचे जा रहा है। क्योंकि वो नीचे जा रहा है तो अगर डायरेक्शन को भी हम कंसिडर करें तो डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड जा रही है तो हम नेगेटिव कर लेंगे। बस ये बात है। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है वो मैं भेज दूँ? भेज दो, ग्राफ वाला ही है। भेज दो। अच्छा, हसीब और तैयबा क्लियर है? जी क्लियर है। हसीब इधर हो। हसीब साफ नज़र आ रहा है, तुमने ऑन होल्ड पे लगाई है मीटिंग। मैं तुम्हारी अम्मा को स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। चलो बाद में मैं करूँगा मैसेज, व्हाट्सएप मेरा ग्लिच कर रहा है, लेकिन आज इसकी शामत आ जाएगी। अच्छा, अब इस ग्राफ पे वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही हमारे पास रैम क्यू रिमूव हो रहा है, हमने इसकी पूरी वो बनानी है, जो भी जर्नी आ रही है इसकी वो बनानी है। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ये जो जर्नी है हमारे पास, जाहिर सी बात है किसी ना किसी वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू पे स्टार्ट हो रही है। हमें उस वैल्यू का पता नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो वैल्यू कुछ यहाँ पे लाई करी, क्योंकि टाइम 0 पे जाहिर सी बात है वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैंने ये वाली चीज़ एज्यूम कर लिया। आपको अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद ये मैक्सिमम हाइट, ये जो कार है ये एक मैक्सिमम हाइट रीच कर रही है, और जैसे ही मैक्सिमम हाइट रीच करती है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हाइट रीच कर लेगी। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पे कब आती है, जब टाइम की हमारे पास वैल्यू है इक्वल टू कैपिटल टी, तब वो ग्राउंड पे वापस आती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना था, हमने यहाँ पे एज्यूम करना था कि अब जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया ना वेलोसिटी का, उससे ज़्यादा पॉइंट हमारे पास नेगेटिव आएगा नीचे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम वैसे अगर मिलाएंगे तो खुद ही ग्राफ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इनिशियल हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी वो इतनी है जो कि पॉजिटिव में है, और एंड पे जाके हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी वो नेगेटिव में है, और यहाँ पे जाके जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन का आपने वो बता दिया कि वर्टिकल वेलोसिटी किस तरह चेंज करिए। इनिशियली मैक्सिमम होगी,
और फिर इनिशियली, बल्कि यहाँ पे इस केस में वैसे इनिशियली में भी मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि आपकी जो कार है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, जो कि ये वाला पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से आपकी कार स्टार्ट होती है ना, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू होनी थी, लेकिन क्योंकि वो इस पॉइंट से आपकी कार स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये आपकी थोड़ी वैल्यू होगी वर्टिकल वेलोसिटी की। तो इस पॉइंट से वो स्टार्ट होती है, जब मैक्सिमम हाइट होती है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जब वो एंड पे जाती है, जब वो यहाँ पे पहुँच जाती है, अब क्योंकि रैम क्यू नहीं है तो वो यहाँ पे जाके पहुँचेगी, और जब वो यहाँ पे जाके पहुँचेगी तो उसकी सबसे ज़्यादा मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो मिनिमम वेलोसिटी उसकी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये उसका एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? कोई इसमें मसला हो तो बताओ। क्लियर है सर। अच्छा, अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, अ गोल्फर स्ट्राइक्स अ बॉल सो दैट इट लीव्स हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड at an angle theta to the horizontal as illustrated in figure number 1.1. The magnitude of the initial vertical component Vy of the velocity is 4.8. Initial vertical velocity से provide कर दिया। अब कह रहे हैं assume air resistance is negligible. Show that the magnitude of initial horizontal component Vx of the velocity is 3.6. तो इसमें क्या करना है, ये आपके पास मेन वेलोसिटी जा रही है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यहाँ पे शो करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, कॉज यूज़ करते हैं। तो आपने लिख देना है 6 कॉज थीटा। थीटा की वैल्यू उससे नहीं दी हुई यहाँ पे, बल्कि इसमें थीटा की वैल्यू नहीं लगेगी, होगी आपके पास यही कंपोनेंट, आपके पास यही बनेगा 6 कॉस थीटा। लेकिन क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं, तो पाइथागोरस लगा लो, बेहतर होगा। पाइथागोरस किस तरह लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, और 4.8 स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट ख़त्म करो, यहाँ पे अंडर रूट ले जाओ, इसको 6 कर दो, और जो ये आपके पास है ये आ जाएगा 4.8 स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर। Vx स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दो, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे Vx इज इक्वल टू 4.8 स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का गलत तो नहीं फार्मूला लगा दिया, गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। इसको ज़रा कंफर्म करना, आप में से कोई कर दे, मुझे वेरीफाई कर दो 3.6 आ रहा है कि नहीं। नहीं होता है, बल्कि ओके 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 ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। ये आपके पास 6 स्क्वायर होगा, और ये भी आपके पास 6 स्क्वायर होगा, अब 3.6 आ गया। ये फार्मूला आता है आपके पास पाइथागोरस का, मैंने थोड़ा सा वहाँ से मैसअप कर दिया। ये आपके पास 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 4.8 स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर आता है। इसको फिर सब्जेक्ट बना लो Vx को, तो आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन था आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम लगाना था इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ऑन फिगर नंबर 1.2 sketch the separate lines to show the variation by time t until the ball returns to the ground of the vertical component Vy of the velocity, label this line V, the horizontal component Vx of the velocity, label this line x। तो हमने क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर जो भी हमारे पास मोशन आ रहा है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट का ग्राफ बनाना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ग्राफ बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का ग्राफ बनाए ना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनिशियल हमारे पास वैल्यू आ रही है ना वर्टिकल वेलोसिटी की, वो कितनी आ रही है, 4.8 आ रही है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर को पहुंचेगा, ऊपर को लॉन्च करेगा, तो जब मैक्सिमम हाइट कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है ना, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है।
तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ ये बना सकते हैं कि सबसे पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 4.8 थी, तो 4.8 मेरे ख्याल में ये बनेगा, तो 0 4.8 या आपने पॉइंट बना दिया, और जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पहुँचेगा उसकी आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अब उसने क्या कहा, उसने मैक्सिमम हाइट का टाइम शायद हमें नहीं बताया हुआ, यहाँ शायद ऊपर बताया हुआ, नहीं टाइम उसने नहीं बताया हुआ। अब इसमें क्या करना होगा, मेरे ख्याल में उसने कुछ प्रीवियस पार्ट्स दिए होंगे जिसमें उसने टाइम हमसे कैलकुलेट करवाया होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं, हम खुद ही टाइम को यहाँ पे वो एज्यूम कर लेते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे 0.55 पे मेरे पास वो मैक्सिमम हाइट पहुँच रहा है। मुझे टाइम की वैल्यू नहीं पता, पिछले पार्ट्स में उसने कैलकुलेट ज़रूर करवाई होगी। तो मैंने क्या कर लिया, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट जो है मेरे पास उसकी वैल्यू 4.8 आ रही है, और जैसे ही हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है वर्टिकल वेलोसिटी की। तो इस तरह करके मैं यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, और इससे क्या है, अनटिल द बॉल रिटर्न्स टू ग्राउंड, तो हमने पूरा यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करना है। ये तो हमारे पास हो गया मैक्सिमम हाइट तक का ग्राफ, इसको एक्सटेंड कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में 4.8, बल्कि 0.55 ही इसका टाइम आ रहा था मेरे ख्याल में। मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे करवाया था शायद किसी को, तो मुझे याद था कि 0.55 टाइम है, तो क्योंकि अगर देखो ना इसको, तो यहाँ पे भी हमारे पास -4.8 ही आ गया तकरीबन, तो टाइम 0.55 ही था इसका। अच्छा, तो ये हमारे पास बन गया, उसका ग्राफ बन गया, क्या कहते हैं, वी वाई का। अब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास कॉम्पोनेंट है उसका ग्राफ बनाना है। उसका तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो कॉम्पोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कितना है, 3.6 है। तो 3.6 यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये हमारे पास 3.6 है, और इसको हमने कंटिन्यू कहाँ तक करना है, टिल दी एंड ऑफ ग्राफ। तो यहाँ तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और यहाँ तक जाके हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा वी एक्स का। तो दिस वुड बी आवर ग्राफ फॉर वी एक्स। तो ये ग्राफ समझ आ गया सबको? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी को तो बताओ। बच्चों क्लियर है? तैयबा, ईमान? जी क्लियर है। ओके। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आप लोग का, वो मैं अभी करवाता हूँ, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। और मुजम्मिल, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ क्लास, मुझे 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे इन लोगों के साथ, ठीक है? तो आप लोगों की क्लास में फिर एक्सटेंड कर दूँगा 10 मिनट। तो अभी बस एक क्वेश्चन रह गया इन दोनों का, वो मैं करवा के फिर आप लोगों की क्लास शुरू करूँ।
नहीं हो रहा। अब हो जाए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है कि अ रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2.4 kilograms. The variation with time t of f is shown in figure number 2.5. तो वो हमें यहाँ पे उसने शो की है और अब वो कह रहे थे ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पहले ग्राफ के अंदर वो एक्सलरेशन टाइम का ग्राफ बनवा रहा है और वो कह रहा है शो क्वान्टिटेटिवली द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द एक्सलरेशन a ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑन y एक्सिस. अच्छा, अच्छा क्वेश्चन के अंदर और उसने कुछ चीज़ मेंशन की है. सही है, 2.1 वाला ग्राफ यूज होगा इसके अंदर। एक मिनट, एक्सलरेशन उन्होंने हमें कितनी दी है, टाइम ज़ीरो पर हमारे पास फोर्स इतनी आ रही है. वैसे इसमें बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही हमारे पास बनेगा, हमारे पास कांस्टेंट ग्राफ, वो हॉरिजॉन्टल हमने ग्राफ इसमें बनाना होगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का उसने वैसे कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ. और अगर हम फोर्स भी यहाँ पर देखें, फोर्स भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ही रह रही है. जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक टाइम आ रहा है वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट रह रही है, फिर जाके हमारे पास ये डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ भी हमारे पास एकदम से डिक्रीज़ हो रही है. तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास है ना पूरा सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं हो रही. तो हम यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, कोई भी हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं ना है ना, तो इसका ये मतलब है कि जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा एक्सलरेशन का वो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा. तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर भी. अच्छा, यहाँ पे बल्कि उसने कहा है इंक्लूड अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ यहाँ पे बनानी पड़ेंगी. यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट से हमने बेसिकली 9.8 तक शो करवाना है. इसको मैं कह लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ 9.8 है. यहाँ पे मैं अपने से बना रहा हूँ, आप लोग सही स्केलिंग करके इसको बनाना. मैं अभी जल्दबाजी में करूँगा, थोड़ी सी ब्लरी भी है. तो यहाँ पे मेरे पास बन जाता है लेट से 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 4 है, 3 है, 2 है और 1 है. तो ये मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर ली और इस पॉइंट से लेके मेरे पास जो एंडिंग वाला पॉइंट है, कहाँ तक मेरे पास जर्नी चल रही है, 2 सेकंड तक जर्नी चल रही है. तो 2 सेकंड्स तक मेरे पास जो भी बन रहा होगा ग्राफ वो इस तरह का बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है. सही है, 4 नंबर का है। मैंने तो इसके अंदर फोर्स इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगा के निकाला था। एक मिनट है, 4 नंबर का दिया बस मुझे. इतना अजीब था इसकी एमएस में, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। एक मिनट, अच्छा इसके कोई पिछले पार्ट्स थे या यही था? बस यही था, इसके अंदर लिखा हुआ था कि 2.1 वाला ग्राफ यूज करना और इससे वैल्यूज निकाल के फिर यही। एक मिनट,
अच्छा, इसकी एमएस कहाँ पर है, कौन से पेज नंबर पर है इसकी एमएस? कंफर्म कर लेता हूँ। ये वो रॉकेट रिवाइज वाले का क्वेश्चन नंबर 5 है P2 का। एक मिनट, क्वेश्चन ये ना थोड़े से वो पुराने क्वेश्चन है, तो इसमें मार्किंग भी उन्होंने ज़्यादा दी है टाइम्स। एक मिनट, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर जो 5 यहाँ पे इसकी है ना, ये मार्किंग स्कीम इसकी गलत है। कुछ किसी और क्वेश्चन की उसने मार्किंग स्कीम दी है यहाँ पे, कि पहले क्वेश्चन में उसने फोर्स डिफाइन की है, ये कुछ और ही लग रहा है। ये मैं ज़रा देखता हूँ इसकी एक्यूरेट मार्किंग स्कीम की। सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मतलब जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इजी थे। वो फिर ना पुराने क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस, लेकिन वो पुराने होते हैं क्वेश्चन सर ये इसकी एमएस बिल्कुल सही है वैसे। हैं। मेरा 3.5 आ रहा था। नहीं, लेकिन इसका जो पहला पार्ट है उसमें उसने हमें कहा फोर्स डिफाइन करो, और जो रॉकेट वाइज है उसमें A1 में वो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पाथ अलोंग AB। नहीं, पहले वाले पार्ट में फोर्स की डेफिनेशन ही है इसके। मैं कहीं गलत देख रहा हूँ मेरे ख्याल में। अच्छा, आप ऐसे करो, मुझे इसकी एमएस भेज दो। सर उसका स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है हैं, एक मिनट। प्रिंट भी नहीं हो रही थी वो। अच्छा तुमने लैपटॉप अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी एमएस अभी खोलता हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने, फिर देखते हैं। अच्छा, अयान और मुजम्मिल, मैं बस ना थोड़ी देर तक क्लास शुरू करो, आप लोगों की क्लास में थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूँगा आगे। बस ये वाला क्वेश्चन मुझे इन लोग करवाना है। स्क्रीन शेयर हो रही है गूगल मेरी? नहीं, अच्छा, अब हो जानी चाहिए। अच्छा, यही था ना काइनेमेटिक? नहीं डायनेमिक्स है। ओह अच्छा अच्छा, Dynamics। शिट, मैं काइनेमेटिक्स देख रहा था उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्राफ फ्रॉम t is equal to 0 to t, हॉरिजॉन्टल लाइन एट 3.5 ऑन ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 वर्टिकल लाइन। अच्छा ठीक है, हाँ उसने यही किया हुआ है, उसने जिस तरह ईमान आपने किया ना, वो उसने उसी तरह किया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए उसने यूज़ किया वो पहले वाले ग्राफ से, और उससे उसने एक्सलरेशन की वैल्यू निकाली, फिर उसने 0 से 2 वहाँ पे एक कांस्टेंट लाइन बना दिया। बी पार्ट में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव ग्रेडियंट स्टार्टिंग में फिनिशिंग, इसको पढ़ते हैं अभी। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। इसमें उसने एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, मेरे ख्याल में 8.2 शायद की वैल्यू आ रही है, राइट? तो यहाँ 8.4 है। 8.4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला, 8.4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 2.4 आ जाएगी। फिर एक्सलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3.5 कुछ आ रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना हमारे पास 3.5, यहाँ पे करके हमने लाइन बनाना है। अब ये ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो गया तो उसको बड़ा बना लेते हैं। ये हमारे पास 3.5 है लेट से, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। वैसे 4 मार्क्स का फिर भी ये वो है नहीं, जस्टिफाई नहीं करता इसको, अभी भी बहुत। अगर इसमें बस यही था। यही था। अगर इसके अंदर नए सिलेबस के मुताबिक वैसे वो देता ना, तो इस प्रॉबेबली 2 या 1 नंबर होने, 2 नंबर होने थे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें लिखा हुआ इतना ज्यादा था, मुझे लगा पता नहीं क्या क्या करना नहीं, है। वो इतनी चीज़ें नहीं उसने लिखी, उसने यहाँ पे लिखी हुई जो चीज़ें हुई है ना, वो सेम चीज़ें लिखी है। उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ग्राफ t is equal to 0 to about 2 seconds
ये बाकी आगे इग्नोर करो। उसने यहाँ पे बस आपको रेंज दिया कि आपके पास ऊपर नीचे आधे बॉक्सेस हो सकते हैं। फिर उसने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन एट 3.5 ऑन ग्राफ, ये वही वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है। वर्टिकल लाइन एट t इज इक्वल टू 0 टू a इज इक्वल टू 0 और शार्प लाइन विदाउट अ लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम t 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 विद अ हॉरिजॉन्टल a। ये वही वाली बात है, ये अगर इसको बना दो ना बनाओ सेम चीज़ है आपके पास। उसने पता है यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे वो आप लोगों को कह रहा है कि पहले उसने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, फिर वो कह रहा है आपके पास ये हो रहा है, ये आपने इस तरह वर्टिकल लाइन इस तरह बनाई है और फिर आपने इसको इस तरह करके कंटिन्यू कर दिया। तो ये वैसे अब वो इतना इस चीज़ को ख्याल नहीं करता और आपसे कभी रिक्वायर करता भी नहीं कि आपने ये चीज़ बनानी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 2 सेकंड तक एंड कर दी ना तो एजम्पशन ये होती है कि आपके पास एंड पे जाके वैल्यू 0 ही हो रही है अगर आपने यहाँ तक ग्राफ एंड कर दी। तो ये वाला पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने ये दोनों भी पार्ट्स बनाए तो इसके उसने 1-2 मार्क्स और ऐड कर दिए। तो ये बस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला भी अगर ग्राफ देखो ना तो एकदम से आपके पास फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है और फिर 4th सेकंड तक वो 0 ही रहती है। तो इसलिए हमने एक्सलरेशन को भी फिर इस तरह 0 कर दिया फोर्स के साथ। तो ये आपके पास टोटल ग्राफ करना था, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, मोमेंटम शो करना है। शो क्वान्टिटेटिवली द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ग्राफ। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें फोर्स है हमारे पास, मोमेंटम है, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मोमेंटम, वो वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो वो वाला हम फार्मूला यूज़ करते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा, जब हमारे पास यहाँ पर 0 है, जब हमारे पास टाइम 0 है तब हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है, 8.4 लग रही है और मास भी गिवन है, ठीक है। लेकिन टाइम 0 पे हमारे पास जो भी वो फोर्स लग रही होगी ना वो 0 ही होगी। 0 फोर्स क्यों होगी हमारे पास, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगा लो, फार्मूला हमारे पास क्या था, फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब टाइम आपके पास क्या है, 0 आ रहा है, ये मोमेंटम है आपके पास, टाइम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम भी आपके पास 0 होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो पहला जो आपके पास पॉइंट बन जाएगा वो 0 कोऑर्डिनेट पे बनेगा। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको अलग दूसरे पॉइंट पे देख लो। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जैसे ही वो इस पॉइंट पे आता है उसका जो टाइम होता है वो 2 सेकंड हो जाता है, तब हमारे पास फोर्स उतरी रह रही है 8.4। तो दोबारा इस वाले फार्मूले को लगाए, यहाँ पे 8.4 आ जाएगी वैल्यू, और जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है वो यहाँ पे 2 इंटू 8.4 हो जाएगी। 2 इंटू 8.4 करो, हमारे पास क्या वैल्यू आती है, कैलकुलेट करके बताना मुझे ज़रा। मैं 16.8 ठीक है, 16.8 तो 16.8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हमारे पास 2 सेकंड है तो हमने 16.8, मैं कहता हूँ कि 16.8 ये है मेरे पास। तो जैसे 2 वैल्यू आएगी तो मेरे पास ये वाली वो बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा 16.8 पे पॉइंट। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास जैसे ही 4th सेकंड आता है तब मेरे पास, ऊपर वाला ग्राफ देखता हूँ, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे 2 सेकंड आता है मेरे पास जो फोर्स है वो 0 हो जाती है दोबारा। तो इसका मतलब है इसी सेकंड पे मेरे पास, इसी टाइम के ऊपर मेरे पास दोबारा से जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से मोमेंटम 0 हो जाएगा। और बल्कि एक मिनट यहाँ पे फोर्स हमारे पास 0 हो रही है बट अच्छा, फोर्स हमारे पास यहाँ पे 0 हो रही है, लेकिन जब हमारे पास एक दफ़ा मोमेंटम हो जाए ना, जब वो कोलाइड कर दे या उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाए या उसके ऊपर फोर्स एब्सोल्युटली 0 हो जाए, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, आफ्टर कोलिजन वाला पॉइंट होता है, जो कि हमने अभी ऊपर बात भी की थी कि जैसे ही हमारे पास कोलिजन ख़त्म हो जाए, पॉइंट ऑफ कोलिजन वाला जो पॉइंट आता है वो ख़त्म हो जाए तो हमारे पास मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो हमने क्या करना है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन बना लेनी। अब हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ तक। तो हम यहाँ पे इस तरह करके ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन हमने इस तरह बना दी पहले, फिर हमने यहाँ पे इस तरह करके एक कांस्टेंट लाइन बनाया, तो दिस वुड बी आवर ग्राफ। तो ये बात समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन उसमें? आ गई ये समझ। बेसिकली जब हमारे पास फोर्स वहाँ पे 0 हो रही थी ना तो पॉइंट ऑफ कोलिजन ख़त्म हो रहा था, तो जैसे ही पॉइंट ऑफ कोलिजन ख़त्म होता है मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर समझ आ गई तो फिर आप लोग जा सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों इधर हो आप सब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अयान अयान को भी बुला लो ज़रा, अयान इधर ही है कि कहीं और है? अस्सलाम वालेकुम सर।